Good morning, children. Today we are going to start with the chapter number 2 of economics, people as resource. Before we start with the chapter, let's have a summary of this chapter so that the explanation of this chapter will be easier for you. Now, in this chapter, we are going to read about the human resources. Everybody knows what is resource, है ना? Resource पता है ना क्या होता है? The things which have utility. Now, they are talking about the utility of humans, how humans are useful to us, है ना? Human as we are useful to ourselves, है ना? How we become a resource. So in this chapter we are going to read about that. So because humans are the part of the workforce, so that is why they are known as human resource. So any other resource, it becomes useful only when the efforts and the skills of ह्यूमन रिसोर्सेज आर देयर, है ना? जब भी ह्यूमन रिसोर्स किसी भी रिसोर्स के ऊपर एफर्ट्स लगाते हैं या उसके अपना स्किल यूज़ करते हैं उस रिसोर्स के लिए, तो वो रिसोर्स यूज़फुल बन जाता है. इसलिए ह्यूमन रिसोर्स इज़ अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी इन आवर कंट्री. सो नाउ चिल्ड्रन, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, हाउ वी कैन इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल, कैसे कर सकते हैं? सो वी can invest in human capital by providing education, training, health care, है ना? उन लोगों के ध्यान रख के. And when we make the people educated and healthy, हम क्या करेंगे? We will increase the productivity. Now, if the parents are educated, they will obviously invest in their child's education as well as health. Why they are going to invest in the child's education and health? To secure a better future for them. So now uneducated parents, obviously they will be unable to invest on education as well as on health care of their children. So now activities which add value to the national income, है ना? These are known as economic activities. वो activities जो हमेशा हमारे नेशन के इनकम में इंक्रीमेंट करती हैं, बढ़ोतरी करती हैं, उनको economic activities बोलते हैं. So now these activities are classified into 3 parts, or you can say 3 sectors, that is primary sector, secondary sector and tertiary sector. Okay. Now let's discuss about primary sector first. So all the economic activities that are related to agriculture हो गया, poultry farm, है ना, fishing हो गया, horticulture हो गया, animal husbandry, mining, quarrying, etc. जो मतलब as it is हम जो nature ने हमें दिए उनको use करना शुरू कर दे, that is known as your primary sector. Then comes your manufacturing and constructions. ओके, सो दिस कम्स इन योर सेकेंडरी सेक्टर. ये सेकेंड पार्ट होता है, क्योंकि जो हो प्राइमरी चीज़ों को जब हम उनको मैन्युफैक्चर करते हैं या उनको कंस्ट्रक्शन करते हैं उनसे, तो वो क्या बन जाता है? हमारा सेकेंडरी सेक्टर. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइमरी सेक्टर फर्स्ट. सो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिलेटेड होती हैं एग्रीकल्चर से, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग, हॉर्टिकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग हो गया, क्वेरिंग, ऑल दीज आर नोन एज प्राइमरी सेक्टर. जो हमें नेचर ने जैसे दिए हम उनको यूज़ करते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर. अब सेकेंड पार्ट आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर. जितने भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, कंस्ट्रक्शंस होते हैं, दीज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर. जो भी हम प्राइमरी सेक्टर्स को कुछ उनमें से कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं उन चीज़ों से, है ना, उनसे या कंस्ट्रक्शन करते हैं, है ना. तो जैसे एग्रीकल्चर, उससे क्या मैन्युफैक्चर किया हमने? वीट निकाल लिया, है ना, और वीट निकाल के फिर हमने उसका आटा निकाला, है ना. सो दैट बिकम्स योर सेकेंडरी सेक्टर. तीसरी बात आ जाती है आपकी टेरिशरी सेक्टर की. जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को जब सपोर्ट करती हैं तो उनको बोलते हैं टेरिशरी सेक्टर. अब उसके लिए एग्जांपल आपका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है. क्यों? क्योंकि आपको प्राइमरी सेक्टर्स का जो सामान है उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए ले जाना पड़ेगा सेकेंडरी सेक्टर में, वो भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लेके जाएंगे. अब सेकेंडरी सेक्टर से उनको कहीं और पहुंचाना है, मैन्युफैक्चर्ड थिंग को कहीं और पहुंचाना है, मार्केट्स में पहुंचाना है, तब भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी. तो इस तरह से ये दोनों को प्राइमरी एज वेल सेकेंडरी सेक्टर, दोनों को टेरिशरी सेक्टर हेल्प करता है. इसमें बैंकिंग्स भी हो सकते हैं, आईटीज़ भी हो सकती हैं, है ना, क्योंकि ये सपोर्ट करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को.
अब बेटा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको मार्केट एक्टिविटीज़ भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं वो हम क्यों प्रोड्यूस करते हैं? उनको मार्केट में सेल करने के लिए। ओके, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर नॉट डन फॉर सेलिंग, है ना, इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल मदर टीच कर रही है अपने बच्चों को, है ना, तो क्या बन गई ये? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जब यही चीज़ हम उसके लिए पैसे लेने लग जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लाइक मदर है जो ट्यूटर बन जाए, है ना, सो देन इट बिकम्स योर इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हमारी जो पॉपुलेशन की क्वालिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट। कितनी पढ़ाई कर रखी है हमारे लोगों ने, कितना उनका एक्सपेक्टेंसी रेट है, कितने मतलब वो कितना एक्सपेक्ट करते हैं, कितना जिएंगे वो, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यू कैन से, और कितनी उनके अंदर स्किल फॉर्मेशन है। ठीक है, पढ़ाई और वो कितनी देर तक जिएंगे और कितना उनके अंदर स्किल है, गुण है। ये तीन चीज़ें जो हैं हमारी, इसके ऊपर हमारी पॉपुलेशन की क्वालिटी डिपेंड करती है। नाउ गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स। क्यों सेवरल, किस चीज़ के लिए सेवरल स्टेप्स लिए उन्होंने? टू इम्प्रूव द एजुकेशन स्टेटस इन इंडिया। जैसे मिड डे मील स्कीम दे हैव स्टार्टेड, सर्व शिक्षा अभियान दे हैव स्टार्टेड, दे हैव ओपन नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये काफ़ी सारे काम जो हैं उन्होंने एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए करे हैं। सो जो गवर्नमेंट की हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और मेडिकल कॉलेजेस हैं। इस मेडिकल कॉलेजेस आपको मेजर सिटीज़ में मिल जाएंगे जहाँ पे डॉक्टर्स भी आपको स्पेशलिस्ट मिलेंगे, है ना। तो ये सारी जो है गवर्नमेंट हेल्थ केयर की तरफ भी काफ़ी ध्यान दे रही है, एजुकेशन की तरफ भी ध्यान दे रही है और हेल्थ केयर की तरफ भी ध्यान दे रही है। ना अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट। कब अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है? जब लोग जो हैं वो काम तो करना चाहते हैं, दे आर विलिंग टू वर्क बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड द वर्क, देन इट बिकम्स योर अनएम्प्लॉयमेंट। सो इट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर एंड इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। तो हमारे जो मैन पावर का वेस्टेज हो जाता है इसकी वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, और जो हमारे देश के ऊपर इकोनॉमिक जो है ओवरलोड बढ़ जाता है। अब एक होते हैं बेटा आपके सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल जो सीजन से रिलेटेड होते हैं, डिस्गाइज्ड जो लगते तो हैं वो काम कर रहे बट दे आर नॉट एक्चुअली, उनकी ज़रूरत नहीं होती उतना काम करने की। ठीक है, ये कहाँ पे मिलेंगे आपको सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? रूरल एरियाज़ में। और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलेंगे आपको? अर्बन एरियाज़, जो एजुकेटेड हैं बट दे आर नॉट गेटिंग द जॉब्स। ना एग्रीकल्चर, अगर देखा जाए, अगर स्टडी किया जाए तो एग्रीकल्चर अभी भी जो है लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है हमारे इंडिया में, क्योंकि जो परसेंटेज लोगों की है विलेज एग्रीकल्चर में काम करने की, ठीक है, वैसे तो कम होती जा रही है रिसेंट ईयर्स में, बट फिर भी हमारे जो एम्प्लॉयर्स, जो एग्रीकल्चर है वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है हमारे इंडिया में। सेकेंडरी सेक्टर, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, है ना, इट एम्प्लॉयज़ मोर लेबर, है ना। सेकेंडरी सेक्टर में स्मॉल स्केल, अब देखिए एग्रीकल्चर तो प्राइमरी सेक्टर हुआ ना, अब सेकेंडरी सेक्टर में अगर स्मॉल स्केल छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हो कि वो लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। और रिसेंट ईयर्स में आईटी सेक्टर्स जो है उसने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस की हैं जिससे जो टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल हो चुके हैं हमारे इंडिया में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर, मेनली दिस इज़ देयर इन दिस चैप्टर ओनली। नाउ वी कैन स्टार्ट ऑफ विद द चैप्टर फर्दर। नाउ चिल्ड्रन, यू हैव ऑलरेडी कम टू नो व्हाट इज़ देयर इन दिस चैप्टर। जिस्ट आपको पता चल गया है। नाउ विल गो बाय पैराग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड अबाउट द ओवरव्यू। ठीक है, जो हमारा पॉपुलेशन है वो एक एसेट है हमारी इकोनॉमी के लिए रादर देन लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी मतलब मुसीबत नहीं है हमारे इकोनॉमी के लिए, वो एक एसेट है, एक पूंजी है। ठीक है, इट बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर मेड इन फॉर्म ऑफ हेल्थ केयर, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ठीक है, पॉपुलेशन हमारी ह्यूमन कैपिटल बन जाती है जब इन्वेस्टमेंट किस किस चीज़ के लिए की जाए? उनकी हेल्थ केयर के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए। लैंड और कैपिटल, वो कौन उनको यूज़फुल बनाता है? ह्यूमन कैपिटल ही उनको यूज़फुल बनाती है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल जब तक उनका लैंड का यूज़ नहीं करेगा या मनी का यूज़ नहीं करेगा तो वो यूज़फुल, वो यूटिलिटी नहीं होगी उनकी,
और वो रिसोर्स नहीं बन पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि इस जो ह्यूमन कैपिटल इज़ सुपीरियर टू अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल। तो इसलिए ह्यूमन कैपिटल इज़ सुपीरियर टू ऑल द अदर कैपिटल, ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल। आगे चलते हैं। पीपल एज अ रिसोर्स refers to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities। तो अब जो पीपल, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं बेटा, कि जो पीपल हैं उनको एज अ रिसोर्स क्यों रेफ़र किया जाता है, ठीक है। उनको रेफ़र इसीलिए करते हैं कि जो लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, अपनी जो उनके अंदर स्किल्स होती हैं, जो उनके अंदर एबिलिटीज़ होती हैं, है ना, उनके अकॉर्डिंग वो अपना काम करते हैं, तो हमारी उसके कंट्री की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, ठीक है। दिस प्रोडक्टिव नेचर ऑफ पॉपुलेशन हेल्प्स टू डेवलप द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जो हमारी नेशनल प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, इसलिए जीएनपी बोलते हैं उसको। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन जो बढ़ जाती है, अगर हमारे देश के जो लोग हैं वो मतलब जो भी उनको रिसोर्सेज उनके पास हों, उनको अपनी स्किल्स और अपनी एबिलिटी से उनको और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना दें, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स, इसीलिए क्योंकि वो अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी स्किल्स और एबिलिटीज़, इसलिए उनको ह्यूमन रिसोर्स बोला जाता है, ठीक है। सो जब कोई भी एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स होगा, वो आगे कैसे उसको डेवलप होएगा, है ना, वो कैसे उसकी डेवलपमेंट होती है। अगर हम उसको और एजुकेटेड बना देते हैं और हेल्दी बना देते हैं, तो वो और ज़्यादा डेवलपमेंट लाएगा हमारे देश में, ठीक है। और इसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक। बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, लेट्स सी जो ये आपका ब्लू पोर्शन में दिया गया है, इसमें बताया कि किस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन ने आप एक एग्जाम्पल सेट किया है कि किस तरह से इनपुट अगर आप करते हैं ग्रेटर नॉलेज का, मतलब ज़्यादा नॉलेज होगी आपको किसी भी चीज़ में, तो कैसे आप टेक्नोलॉजीज़ को और इम्प्रूव कर सकते हो, उनमें प्रोडक्शंस कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। जो हमारे पास ऑलरेडी लैंड्स, स्कार्स लैंड पड़ी हैं, स्कार्स लैंड रिसोर्सेज, अगर हमें नॉलेज होगी तो उसमें से हम किस तरह से और ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपने स्टोरी ऑफ अ विलेज पालमपुर में पढ़ा था कि HYV सीड्स का यूज़ करते हैं। जब उनको नॉलेज हुई तो उससे उन्होंने उन सीड्स का यूज़ करे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, है ना, वीट बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट प्रोडक्शन उसकी इंक्रीज़ हुई। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, है ना। मेनली आपको अगर ध्यान हो तो कौन सी कंट्रीज़ में आया हुआ था वो, सॉरी कौन से स्टेट्स में आया था इंडिया में, दैट वाज इन द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एज वेल एज हरियाणा एज वेल एज इन पंजाब। तो इंडिया का जो IT रेवोल्यूशन है वो भी बहुत एक स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है, किस तरह से उसने ह्यूमन कैपिटल को इम्पोर्टेंट बना दिया है और कैसे उन्होंने हायर पोजीशन एक्वायर कर ली है मटेरियल, प्लांट और मशीनरी से, ठीक है। और ये मतलब आपको अगर नॉलेज है तो आप किस तरह से इंक्रीमेंट कर सकते हो प्रोडक्शन का, ये दैट इज़ ऑल देयर इन दिस पैराग्राफ, है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, मेडिकल का केयर से, है ना। तो ये सारा जब हम इन सब चीज़ों का ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे तो उनके रिटर्न में वो हमें क्या देंगे, वो हमें जैसे हम फिज़िकल कैपिटल हम यूज़ करते थे, फिज़िकल कैपिटल पता ना आपको, जो भी आपके टूल्स होते हैं, मशीनरी के टूल्स होते हैं, ऐसे जैसे हमने मशीनरी के टूल्स बनाए, ऐसे ही हम अगर ह्यूमन कैपिटल में एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल डाल देंगे तो वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको दिया है, मोर एजुकेटेड और बेटर ट्रेंड पर्सन वो हायर इनकम कर सकता है अर्न, क्योंकि उसके पास जो है हायर प्रोडक्टिविटी वाले एम्प्लॉयर्स हैं उसके पास, जो उनके पास नॉलेज है ना, बिकॉज दे गिव हायर प्रोडक्टिविटी टू देयर एम्प्लॉयर्स। और इसी तरह से जो हेल्थियर पर्सन होगा वो भी हायर प्रोडक्टिविटी देगा, ठीक है, और अच्छी इनकम देगा क्योंकि उसकी हेल्थ अच्छी है, ही कैन डू मच मोर बेटर वर्क, है ना। तो इस तरह से इनके आप फोटोग्राफ्स भी देख सकते हैं। हेयर इज़ द ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ओके, स्किल्स आर देयर, है ना, मशीनरी लगा रखी है ना, दोनों तरफ ये दिखा रहे हैं। तो अगर इंजीनियर्स हैं, है ना, किस तरह से ये सारी चीज़ें आप अगर एजुकेशन होगी तो मतलब आप क्यों ह्यूमन कैपिटल बना सकते हो, उससे प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा बन सकती है।
अब पॉपुलेशन कैसे प्रोडक्टिव एसेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी स्टोरी ऑफ सकाल है, ये पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उसमें जाएंगे कि दो फ्रेंड्स थे, विलास और सकल, जो एक सेम विलेज सीमापुर में रहते थे। सकल 12 साल का बच्चा था, बॉय था, और उसकी मदर शीला जो है डोमेस्टिक कोर्स की तरफ ध्यान देती थी, और उसके जो फादर थे बूटा चौधरी, वो किस में काम करते थे, एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते थे। तो सकल अपनी मदर को डोमेस्टिक कोर्स में हेल्प करता था, और अपने छोटे भाई जीतू और सिस्टर उसकी थी सीतू की तरफ भी बहुत ध्यान देता था। हाँ, तो उसके अंकल जो श्याम थे, उन्होंने मेट्रिकुलेशन एग्ज़ाम पास किया था, बट वो आइडल बैठे थे अपने घर में, खाली बैठे थे। आइडल मीन्स खाली बहन, उनके पास कोई जॉब नहीं थी। बूटा और शीला जो थे वो सकल को टीच करना चाहते थे, बहुत ही उनके अंदर इच्छा थी कि उनका बच्चा पढ़े, और उन्होंने विलेज स्कूल में उसको ज्वाइन करने के लिए बोल दिया, उसको फोर्स कर दिया कि आप ज्वाइन कर लो, और वो ज्वाइन उसने कर भी लिया। उसने पढ़ाई शुरू कर दिया, एंड उसके बाद ही कंप्लीटेड इज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, मतलब 12th का एग्जामिनेशन उसने पास कर लिया। और उसके फादर जो है उसने फिर उसको बोला कि आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करो, एंड उसने सकल के लिए लोन ले लिया ताकि वो कोई वोकेशनल कोर्स जो है कंप्यूटर्स में कर ले। तो सकल जो था बहुत ही ज़्यादा मेरिटोरियस, मतलब बहुत ही मेहनती था, और स्टडीज़ में भी इंटरेस्टेड था शुरू से ही। तो बहुत ज़्यादा विगर और एंथुजियाज्मिक जोश से उसने अपनी कोर्स को कंप्लीट कर लिया, और कुछ समय बाद ही उसको जॉब मिल गई एक प्राइवेट फर्म में। और उसके साथ साथ भी उसने एक सॉफ्टवेयर को, नए तरीके का एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, और इस सॉफ्टवेयर ने उसको उसकी जो सेल थी उसकी फ़र्म की वो इंक्रीज़ कर दी। उसके बॉस ने उसको और अच्छी सर्विस कर दी, और उसको उसको प्रमोशन दे दिया, मतलब ठीक है, उसकी सर्विस को उसने पक्का कर दिया, और उसको प्रमोशन के लिए रिवॉर्ड भी दिया। तो ये था, आप देख सकते हो कि किस तरह से एजुकेशन ने, मतलब और किसी चीज़ की तरह इसके पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, उसके एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया लोन लेके, और उसको अच्छी तरह से एजुकेट कर दिया। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मैं आपको बताना चाह रही होता क्या है, ठीक है, कि जो भी किसी भी कंट्री के जो सिटीज़न जो भी प्रोडक्शन देते हैं पूरे साल में, ठीक है, और वो उसको उस वैल्यू को क्या अगर मेजर किया जाए तो उसको बोलते हैं आप जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कि किसी भी देश के जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, एक साल में जितनी प्रोडक्शन करते हैं अपनी कंट्री में, जितना वो उसको डेवलपमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं जीएनपी, ठीक है। अब वो प्रोडक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर हुई है तो जीएनपी अच्छी है, अगर नहीं हुई है तो जीएनपी अच्छी नहीं है, ठीक है। अब इस तरह से अगर आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हो, इस तरह से आपने एग्जांपल देखा सकल का, किस तरह से उसने ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन करी, और उसकी जो है उसके जो फर्म का मैनेजर था वो कैसे उससे बॉस कैसे खुश हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए बेटा, एक और स्टोरी आ जाती है, स्टोरी ऑफ विलास। तो विलास एक 11 साल का बच्चा है, उसी सकल वाले विलेज में ही रह रहा है। जो विलास के फादर महेश हैं, वो एक फिशरमैन है, लेकिन उसके फादर जो है जब वो 2 साल का ही था तभी वो गुज़र जाते हैं, और उनकी मदर गीता जो है वो भी फिशेस को सेल करके मनी अर्न करती है और अपनी फैमिली को फीड करती हैं। एंड शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड, ठीक है, कहाँ से वो खरीदती थी, लैंड ओनर्स के पॉन्ड में से, और नियर बाई मंडी वहाँ पे जाके उसको सेल कराती थी, और उसको 150 पर डे ही मिल पाता था बाय सेलिंग फ़िश। और विलस जो था वो अर्थराइटिस का पेशेंट बन जाता है, हिज हेल्थ इज़ ऑल्सो नॉट गुड एंड ही इज़ नॉट एजुकेटेड ऑल्सो, ठीक है। अब क्योंकि उसकी मदर अफोर्ड नहीं कर सकती थी उसको डॉक्टर तक ले जाने, उसकी मदर जो है मतलब हेल्थ भी ध्यान नहीं दे पाई, और उसकी स्टडीज़ की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाई। विलस जो था अपनी मदर को हेल्प करता था, ठीक है, किस में, अपने घर की कुकिंग में, और अपने यंगर ब्रदर जो उसका मोहन था उसकी तरफ ध्यान देता था। और कुछ टाइम के बाद उसकी मदर भी मतलब सिक होगी, और उसकी तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं था मदर की तरफ, तो कोई सपोर्ट भी नहीं थी किसी की भी उनकी फैमिली को। तो विलास को फोर्सफुली सेम काम जो उसकी मदर कर रही थी फिशेस को सेल करने का, उसको करना पड़ा, और ही अपनी मदर की तरह ही उसने थोड़ी सी इनकम, जो है मीगर इनकम मीन्स बहुत कम इनकम, वो इन्जॉय करता था, मतलब ठीक है, उसको इतनी ही मिलती थी।
तो अब आपने 2 केस स्टडीज़ पढ़ ली और आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया कि विलस हेल्दी नहीं था, एजुकेटेड नहीं था, तो उसका कैसा काम चला, ठीक है, कम कम कमाई हुई थी। ऐसे शकल जो था उसके पेरेंट्स ने लोन लेके उसको पढ़ा दिया और उसने एक नया अनोखा मतलब किस तरह से अनोखा एक प्रोडक्ट बना के अपने जो है बॉस को खुश कर दिया और उसको क्या मिला, प्रमोशन मिल गया और उसके लाइफस्टाइल अच्छा हो गया, है ना। तो इस तरह से दोनों चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। और आगे चलते हैं फिर हम, इसमें भी आपका यही बताया गया है कि किस तरह से उसने विलास जो अपनी मदर का काम करता है ना। और इन्वेस्टमेंट जो अगर ह्यूमन रिसोर्सेज अगर थ्रू एजुकेशन और मेडिकल केयर में किया जाए तो आपको रिटर्न फ्यूचर में बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लैंड और कैपिटल में। जिस तरह से आप लैंड और कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, इस तरह से लोगों के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि इसी से आप अपने देश का फ्यूचर और अच्छा सा बना सकते हैं, अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और एजुकेटेड पेरेंट्स है वो ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ ध्यान होता है क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी तरह से अपने चाइल्ड की एजुकेशन पे ध्यान दे सकते हैं और इस तरह से उनको एजुकेटेड पेरेंट्स को ही ज़्यादा एजुकेशन की इम्पोर्टेंस होती है। तो अगर आप न्यूट्रिशन का भी ध्यान देंगे अपने बच्चों का, ठीक है, तो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह से हाइजीन का और एजुकेशन का बहुत ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर। अब जापान जैसे कंट्रीज़ थे वो उन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज पे वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है ये, फिर भी लेकिन ये नेचुरल रिसोर्स ना होने के बाद भी वो रिच हैं, डेवलप्ड हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो ह्यूमन कैपिटल है वो इंक्रीज्ड है, वो अच्छा है, ठीक है, वो लायबल नहीं है, एसेट है। तो उसके बदले में क्या करते हैं वो, उनको नेचुरल रिसोर्सेज जो है इंपोर्ट हो जाते हैं उनके कंट्री में। और इस तरह से आप कह सकते हो, आपके माइंड में क्वेश्चन तो ज़रूर आता होगा कि इस मतलब नेचुरल रिसोर्सेज ना होने के बाद भी वो लोग कैसे रिच हैं और कैसे डेवलप हैं, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ के फील्ड पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और उनको एफिशिएंट रिसोर्सेज बना लिया है लाइक लैंड एंड कैपिटल। तो एफिशिएंसी इन द टेक्नोलॉजी इवॉल्व बाय द पीपल हैव मेड दिस कंट्रीज रिच। अब आगे चलते हैं, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेन बाय मेन एंड वुमेन। अब देखिए जब विलास की और सकाल की तो आपको एग्जांपल पता ही चली गई है कि किस तरह से दोनों में डिफरेंस हो गया था, है ना। तो इससे हम पढ़ लेते हैं कि वो एक्टिविटीज़ जो हमारे नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड कर देती हैं, दे आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और मार्केट एक्टिविटीज़ आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये आप अंडरलाइन कर सकते हो इस पॉइंट को, आपकी इस पैराग्राफ में ही है। तो अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या मार्केट एक्टिविटीज़, इनको 3 सेक्टर्स में डिवाइड करा है। मैंने आपको समरी में भी समझाया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर्स में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, है ना, वो आते हैं। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डेयरी फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग, सब आ गया जो मैंने आपको पहले भी बताया था। सेकेंडरी सेक्टर्स में सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी जो विच यूज़ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स प्राइमरी सेक्टर में हमने प्रोड्यूस करे थे, ठीक है, उनको यूज़ करती है सेकेंडरी सेक्टर और उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उनकी गुड्स बनाती हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। तो जितनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, और सेकेंडरी सेक्टर में आपकी आ गई। टेरिशरी में वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को सपोर्ट करता है और ये आप कह सकते हो ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सेल्स एंड सर्विसेज हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, टूरिज़्म हो गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, लीगल सर्विसेज, गवर्नमेंट एट्सेट्रा। ये सारी क्या है बेटा आपकी टेरिशरी सेक्टर्स है, बिकॉज दे ऑल सपोर्ट योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैज़ 2 पार्ट्स, एक तो मार्केट और दूसरी नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, ठीक है। तो आपकी मार्केट एक्टिविटीज़ में क्या आता है, जो आप एक्टिविटीज़ वो वाली एक्टिविटीज़ जो इन्वॉल्व करती हैं पेइंग टू द पर्सन हु परफॉर्म्स एन एक्टिविटी, ठीक है।
जो मार्केट एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो भी एक्टिविटी कोई पर्सन करता है उसके बदले में उसको पैसा मिल जाता है, जैसे गुड्स और सर्विसेज को पे करना, ठीक है, उनको उनको या गवर्नमेंट सर्विसेज वो हैं वो भी पे करने की, तो ये सारी क्या है मार्केट एक्टिविटीज़ बन जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ की तरफ। तो नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आपकी वो हो गई जिसके लिए पेड नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए एक्टिविटीज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं मदर अपने चाइल्ड की तरफ ध्यान दे रही है, मैन जो है फील्ड्स में वर्क कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, अपने मनी अर्न कर रहे हैं, ठीक है। कैसे? और अपने फैमिलीज़ को रियर करने के लिए जितना वो है सब, मतलब जितना वो अपने आप कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑल दीज दे स्पेंड ऑन रियरिंग देयर फैमिलीज आर मार्केट एक्टिविटीज़। जितना भी वो काम अपनी फैमिलीज़ को पालने पोषने में करते हैं उनको मार्केट एक्टिविटीज़ बोलते हैं। इट इज़ जनरली सीन दैट मैन अर्न फॉर द फैमिली एंड वुमेन लुक आफ्टर द फैमिली, ठीक है। ज़्यादातर आपने देखा भी होगा बेटा कि मेन जो है बाहर काम करने के लिए जाती हैं और वुमेन्स जो हैं अपनी फैमिली में वर्कआउट करती हैं। तो द डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन फैमिलीज ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन। जो हमारी हिस्टोरिकल और कल्चर ही इन चीज़ों की वजह हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही जो है डिफरेंसेस हैं बिटवीन मैन एंड वुमेन, कि कौन सा काम मैन करेगा कौन सा वुमेन करेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम एजुकेशन एंड स्किल डिटर्मिनेशन, इसी में ही आ जाएंगे आपके कि अगर आप एजुकेशन और उनको बेटर देंगे तो आपके अच्छी प्रोडक्शन होगी, है ना, मार्केट में अच्छी अर्निंग होगी आपको, ठीक है। ये तो एजुकेशन और स्किल जो है ये मेजर डिटर्मिनेंट्स हो गए आपकी अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। और जो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन है वो लो एजुकेटेड है, ठीक है, उनके अंदर लो स्किल है एज़ कम्पेयर टू मैन। ज़्यादातर जो वुमेन हैं वो प्राइमरी सेक्टर में वर्कआउट करती हैं, ठीक है। उसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती प्राइमरी सेक्टर्स में उनको, ठीक है, ना ही उनको लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, ना ही उनको मतलब इनकम भी लो मिलती है और वेजेस भी रेगुलर नहीं होते उनके, ठीक है। और देयर इज़ ऑल्सो एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़, जैसे मेटर्निटी लीव नहीं मिल पाएगी उनको, चाइल्ड केयर लीव नहीं मिल पाएगी उनको, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं मिल पाएगा उनको, है ना। और दूसरी तरफ जो वुमेन जिनके पास हायर एजुकेशन है और स्किल है उनको उतना ही पैसा मिलता है जितना मैन को मिलता है। सो अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट द वुमेन मोस्ट, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखेंगे तो टीचिंग और मेडिसिन लाइन में आपको वुमेन सबसे ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। तो ये है आपका इस पैराग्राफ में। एंड नेक्स्ट इज़ योर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ओके, सो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? लिटरेसी रेट के ऊपर, कितनी वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, हेल्थ कितनी अच्छी है, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी और स्किल फॉर्मेशन कितना है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपकी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है। उस देश की लोग पॉपुलेशन बड़ी क्वालिटी वाली होगी जहाँ जिस देश के पॉपुलेशन लिटरेट होगी, उनके हेल्दी होंगी और उनके जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट होगा वो बड़ा होगा, ज़्यादा होगा और उनकी स्किल अंदर होगा उनके अंदर, ठीक है। तो जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली क्या डिसाइड करती है? हमारी कंट्री की ग्रोथ रेट, ठीक है। और लिटरेट और जो हेल्दी पॉपुलेशन होगी वो हमारे देश के लिए, किसी भी देश के लिए वो एक एसेट बन जाते हैं। सो नेक्स्ट इज एजुकेशन। एजुकेशन हमारी जो नेशनल इनकम है एज वेल एज कल्चरल रिचनेस और हमारी गवर्नेंस करने की जो शक्ति है वो उसको और एफिशिएंट कर देती है, ठीक है। और वोकेशनल एजुकेशन जो है वो किस लिए होती है? वो हमारे स्किल्स को डेवलप करती है, जो कि स्किल्स हमारे एजुकेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं और हमारी जो एम्प्लॉयमेंट उससे और ज़्यादा अच्छी बनती है, ठीक है। तो ये आपके आगे एजुकेशन के ऊपर। उसके बाद आप एजुकेशन इन 12th 5 ईयर प्लान क्या रहा होगा? तो एजुकेशन इन 12th 5 ईयर प्लान में इसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो था इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और हायर एजुकेटेड इन एज ग्रुप जो है 18 to 23 ईयर्स ऑफ, ये आप जो देख सकते हो आपका जो ये ग्राफ बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग ही ये आप इसमें 12th 5 ईयर प्लान में एजुकेशन का क्या रोल रहा है वो देख सकते हो कि 18 to 23 ईयर्स
इसमें आपका 25.2% जो है इस एज ग्रुप में आपको मिलता है, और ये 2017-18 में, और 30% कितना होता है 2020-21 में। अब ये जो प्लान है किसके ऊपर और फोकस करता है कि और ज़्यादा क्वालिटी इंक्रीज़ करे, ठीक है, करिकुलम मॉडिफाई करे, वोकेशनलाइजेशन करे, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके नेटवर्किंग को और बढ़ाए और उसको यूज़ करे। डिस्टेंस एजुकेशंस को भी उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, ठीक है। एजुकेशन सिनेरियो कैसा है हमारे इंडिया में, ठीक है, नवोदय स्कूल्स भी खोले गए हैं, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। एजुकेशन सिनेरियो में तो यूनिवर्सल एक्सेस और रिटेंशन एंड क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स, ठीक है। तो ये प्रोविजंस बनाए गए हैं कि सबको एक जैसा एक्सेस मिले, सबको एक तरह से रिटेंशन मिले, सबकी एलिमेंट्री एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है, और गर्ल्स की पढ़ाई के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। तो स्पेशल स्कूल जैसे नवोदय विद्यालय ये इस्टेब्लिश किए गए हैं, ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंडिया में। और 2010-11 में जो लिटरेसी रेट है हमारे इंडिया, हमारा 18% से लेके 74% तक इंक्रीज़ हो चुका है, जो कि 1951 में 18% था, अब 2010-11 में वो 74% हो चुका है। फीमेल लिटरेसी जो है काफ़ी अभी लोअर है मेल की कंपैरेटिवली, और पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे वो 16.6 रह गया है, 16.6 है, हायर देन द फीमेल्स, मतलब इतना ज़्यादा है फीमेल से। एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट 16.1% हायर इन अर्बन एरियाज़ एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। सो काफ़ी वाइड वेरिएशन है लिटरेसी रेट में, एक रीजन से दूसरे रीजन तक। 94% लिटरेसी रेट केरला में है, लेकिन 62% बिहार में है, तो कितना डिफरेंस है, ठीक है। और 2017-18 में जो एक्सपेंडिचर था एजुकेशन के ऊपर, उसके परसेंटेज जो था जीडीपी, ठीक है, वो भी 2.7%, ठीक है, वो भी इतनी हो गई थी 2017-18 में। क्या है गवर्नमेंट ने और क्या काम किया है, सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया है, जिससे एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी सब चिल्ड्रन को जिनकी एज जो है 6 to 14 ईयर्स है, ठीक है। तो 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज जो है जिनकी, उनको एजुकेशन दी जाती है, ये इस पैराग्राफ में है। और मिड डे मील स्कीम स्टार्ट करी हैं उन्होंने, और उन्होंने क्यों करी मिड डे मील स्कीम स्टार्ट, ताकि जो है अटेंडेंस जो है स्कूल्स में और बढ़ जाए, ठीक है। और रिटेंशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है, वो और ज़्यादा चिल्ड्रन जो स्कूल में आएँ और न्यूट्रिशनल स्टेटस भी उनका बढ़े। और मिड डे मील्स के बाद उन्होंने क्या करा है, आपके 12th 5-year प्लान में हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कि वो इलनेस को फाइट कर सके, ठीक है, उसके साथ फाइट कर सके। सो गवर्नमेंट नेशनल पॉलिसी जो हेल्थ की थी उसने किसके ऊपर एम किया, ज़्यादा किसके ऊपर फोकस किया, इम्प्रूविंग द एक्सेस टू हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज, इनके ऊपर ज़्यादा उसने ध्यान दिया कि उनकी हेल्थ के ऊपर, फैमिली के वेलफेयर के ऊपर और न्यूट्रिशनल सर्विस। लास्ट 50 ईयर्स में इंडिया ने अपनी हेल्थ केयर, मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। और आप इस टेबल से भी देख सकते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 68.3 बढ़ चुकी है 2014 में। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आप कह सकते हो डेथ हो जाना 1 साल के अंदर अंदर ही बच्चे की, ठीक है, तो ये चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो था 1 साल के अंदर अंदर, वो भी कम हुआ है। पहले 147 1 साल में होते थे, अब 34 2016 में 34 हो गए 1 साल में। और क्रूड बर्थ रेट क्या होता है बेटा, और क्रूड डेथ रेट, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, मतलब बर्थ रेट की डेफिनेशन देख लीजिए। जैसे बर्थ रेट कह सकते हो आप, नंबर ऑफ बेबीज़ बॉर्न फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। ऐसे ही डेथ रेट इज़ द नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो वो डेथ रेट हो गया। तो ये आपको पता ही है कि आपका जो क्रूड बर्थ रेट है वो 20.4 से लेके और डेथ रेट 6.4 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया। तो अब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इम्प्रूव हो गई है, बढ़ गई है। और चाइल्ड केयर भी लोग चाइल्ड केयर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, चाइल्ड केयर के बारे में ज़्यादा केयरफुल हो चुके हैं, और लॉन्गिविटी ज़्यादा आ चुकी है लाइफ में। तो जो आपका ऊपर आपको
बोल रही थी मैं कि टेबल ये है, वो ये टेबल ये नहीं, वो इसको आपने इस टेबल को उसके साथ कंपेयर करना है। डिस्पेंसरीज कितनी थी, बेड्स कितने थे, डॉक्टर्स कितने हैं। सो दे यू आर गोइंग टू सी इट हियर। टॉपिक इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। हेल्थ हमने कर लिया है, ठीक है, ये इसमें हेल्थ आ चुका है, तो हेल्थ इसमें हमने कर लिया है। नाउ विल टॉक अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट। सो लेट्स मूव टू द अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक। ये इस पे चलते हैं, जिसमें सकल और मदर की आपने एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि कैसे सकल और मदर अपने डोमेस्टिक कोर्स में ध्यान देते हैं। और अब मेनली तो इसमें ये है कि जो विलिंग होते हैं काम करने में और उनको काम नहीं मिले, तो दैट पर्सन इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। तो वर्क फोर्स इंक्लूड्स ऑल पीपल फ्रॉम द एज ऑफ 15 ईयर्स टू 59। अगर आप वर्क फोर्स देखेंगे कि कितनी एज होनी चाहिए जो एम्प्लॉयड होते हैं लोग, तो उसमें आप देख सकते हो कि 15 टू 59 ईयर्स की जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है, उसको अंडरलाइन कर सकते हो आप कि इतनी ईयर्स का जो पर्सन है वो, क्योंकि आपको देखा है कि 60 ईयर्स में तो वैसे ही रिटायरमेंट हो जाती है। उसके बाद के लोगों को भी अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे और 15 ईयर्स से पहले बच्चों को भी अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका स्टडी का टाइम होता है और जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनका आराम करने का टाइम होता है। तो जो बच्चे और एल्डरली पीपल हैं जो 60 ईयर्स और ऊपर हैं वो वर्कफोर्स में नहीं आते हैं और इसलिए उनको अनएम्प्लॉयड नहीं बोला जाता, जो मैंने अभी आपको बताया। अब हम करते हैं नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि कौन सी नेचर है अनएम्प्लॉयमेंट की, ये आपके नेक्स्ट पैराग्राफ में है, ठीक है। तो इस जिसमें सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। अब इंडिया में देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रूरल और अर्बन एरिया में होती है, और रूरल एरियाज़ में जो है वो सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, जबकि अर्बन एरियाज़ में आप देख सकते हो एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अब सीजनल और डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होती क्या है, पहले तो कर लेते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। चलो जा ढूंढते हैं अपना काम करने के लिए, जिसको बोलते कि मतलब सीजन में अनएम्प्लॉयमेंट हो गई ना, अब खेतों में काम ख़त्म हो गया, वीडिंग प्लोइंग और ये सब हो गए, जब तक हार्वेस्ट नहीं आता, जब तक जो वीडिंग वगैरह करा उन्होंने बीच में उनको सो करा है ना, तो वो तब तक तो एम्प्लॉयड थे। अब जब वो काम बीच में रुक गया, अब सीज़न ख़त्म हो गया, अब हार्वेस्टिंग तक उनको वेट करना पड़ेगा, तो क्या बन गया ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई है कि अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज़ द काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयड यू कैन से, जो विजिबली द पीपल यू कैन सी दे आर एम्प्लॉयड, वो काम तो कर रहे हैं बट दे एक्चुअली दे आर नॉट एम्प्लॉयड। वो एग्जाम्पल आप इसको कैसे समझ सकेंगे कि एक जगह पे काम करने के लिए, एक फील्ड में 5 लोगों की ज़रूरत है काम करने की, पर वहाँ पे 8 लोग काम कर रहे हैं, है ना, तो 8 लोग भी उतना ही आउटपुट देंगे जितना कि 5 लोग जो है आउटपुट देंगे, ठीक है। जो 3 ये एक्स्ट्रा लोग हैं ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड में आ जाएंगे, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है और लेकिन ये काम शो कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं मुझसे बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, ठीक है। अगर इन 3 लोगों को अगर हटा भी देंगे तो प्रोडक्शन कम नहीं होने वाला, वो इतना ही होगा जितना 5 लोग वहाँ पे करेंगे। अब आ जाता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट से समझ लो आप, उसके नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कि जो लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। तो अर्बन एरियाज़ में बहुत सारे यंग पीपल जो मैट्रिकुलेशन है, जो 10th पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन है, जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन है ना, वो उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही है, तो वो क्या हो गया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। तो इस सिचुएशन से जो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, तो एक पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन आ जाती है, यानी कि पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन आ जाती है, जिसका मतलब होता है कि जब वहाँ पे सरप्लस मैन पावर है कुछ कैटेगरीज़ में, बट कुछ जगहों पे मैन पावर जो है वो शॉर्टेज है, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मतलब इतने लोगों की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे तो मैन पावर है, और जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे मैन पावर नहीं है। अब आगे हम पढ़ते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, क्या फ़र्क पड़ता है अनएम्प्लॉयमेंट अगर हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा ही हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ पे, ठीक है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है तो इससे आपकी जो इकोनॉमी होगी वो डिप्रेस्ड होगी, ठीक है। मतलब आप अच्छी वाली मतलब एक प्रॉस्पर इकोनॉमी नहीं होगी, वो डिप्रेस्ड इकोनॉमी होगी, और इससे जो ह्यूमन रिसोर्सेज भी वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन रिसोर्सेज को काम नहीं मिल रहा तो वो वेस्टेज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज हो जाएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हमारी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करता है ये हम नीचे पढ़ते हैं इस चीज़ों में। पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट
मैन पावर को वेस्ट कर रही है, मैन पावर जो रिसोर्स है हमारे पास मैन पावर, उनको वेस्टेज हो रहा है उनका। और जो लोग एसेट बन सकते हैं एक देश के लिए, अब वो देश की इकोनॉमी के लिए लाइबिलिटी बन चुके हैं, वो उसके लिए एक मुसीबत बन चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अकर अमंग द यूथ लोगों के अंदर जो है होपलेसनेस आ जाएगी, उनके अंदर दुख आ जाएगा यूथ के अंदर, अगर वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो पीपल डू नॉट हैव एनफ मनी टू सपोर्ट द फैमिली। और दूसरा क्यों वो डिप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि डिस्पेयर हो जाएंगे, क्योंकि या होपलेस हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इनएबिलिटी टू एजुकेट पीपल, ये भी उनके अंदर कि अपने लोगों को एजुकेट कर सकें। ठीक है, और ना ही वो ऐसी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सोशल वेस्ट होता है। और अनएम्प्लॉयमेंट क्या करती है, इट इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, ये हमारे इकोनॉमिक ओवरलोड को बढ़ाएगी। एम्प्लॉयड लोग इनके एम्प्लॉयड लोग के ऊपर अनएम्प्लॉयड लोग जो है डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो काम नहीं है। ठीक है, ये इस पैराग्राफ में है, काम तो नहीं है, लेकिन अब उनको कहीं ना कहीं से मिलेगा। जितना काम जो है जो वर्किंग पॉपुलेशन कर रही है, उसी से देश चल रहा है, उसी से इकॉनमी उतनी बढ़ रही है, उसी के हिसाब से वो डिपेंड उनके ऊपर हो रहे हैं। और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इंडिविजुअल के ऊपर एज वेल सोसाइटी के, वो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उसका भी उल्टा फ़र्क पड़ता है लाइफ के ऊपर भी, इंडिविजुअल्स की एज वेल एज सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, तो हेल्थ स्टेटस में डिक्लाइन हो जाएगा और स्कूल सिस्टम से भी विड्रॉल्स हो जाएंगे। क्यों विड्रॉल हो जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास जब खाने को नहीं रहेगा तो उनके बच्चे भी काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये स्कूल सिस्टम भी आप कह सकते हो कि स्कूल सिस्टम से भी बच्चे जो है वो विड्रॉल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जो एग्रीकल्चर है वो हमारा सबसे ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग, क्योंकि 85% जो हमारी लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और ये जो प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, आपको पता है ना डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है, जहाँ पे 5 लोगों का जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे 8 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है इस सेक्टर में, एग्रीकल्चर में। प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली हो चुकी हैं, क्योंकि लोग जितना खुद काम कर लें, जितनी अपनी सब्सिस्टेंस के लिए, अपना ज़रूरतों के लिए अपना रोज़ी रोटी कमा सकते थे, वो अपने एग्रीकल्चर से कमा लेते हैं। और सारी की सारी फैमिली इसी वर्क में कंट्रीब्यूट करती है, उनको कोई और काम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर एब्जॉर्ब्स द लेबर फोर्स इन इट्स स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब सेकेंडरी सेक्टर में लेबर फोर्स चाहिए होती है। ठीक है, और छोटी छोटी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में चाहिए होती है। तो टेरिशरी सेक्टर के लिए भी लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर मूव्स टू दीज 2 सेक्टर्स। कुछ जो है जो एक्स्ट्रा जो लेबर होती है एग्रीकल्चर में, वो इन 2 सेक्टर्स में चले जाती है, किसमें, सेकेंडरी सेक्टर एज वेल एज टेरिशरी सेक्टर में। और टेरिशरी सेक्टर में नई सर्विसेज जैसे बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरह की चीज़ें अपीयर होती हैं। अब इसके साथ ही अब जैसे हम सब कुछ मिल गया है, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हमारे टेरिशरी सेक्टर्स में है। तो हम एक स्टोरी रीड करते हैं, किस तरह से जो लोग हैं, लोग अपने विलेज की इकोनॉमी के लिए कैसे वो एसेट हैं। तो अब एक स्टोरी पढ़ते एक विलेज के बारे में कि एक विलेज में बहुत सारी फैमिलीज़ थी, और हर एक फैमिली अपने मेंबर्स को फीड करने के लिए काफ़ी अच्छे से प्रोड्यूस कर लेता था। और हर एक फैमिली अपनी मेंबर्स की नीड्स को अच्छे से मीट कर रही थी। कैसे मीट कर रही थी, अपने खुद के क्लोथ्स बना के और अपने बच्चों को खुद ही टीच करके। एक फैमिली ने डिसाइड किया कि वो अपने एक बच्चे को एग्रीकल्चर कॉलेज में भेज देंगे। जो बॉय था उसको एडमिशन मिल जाती पास के एग्रीकल्चर कॉलेज में, और कुछ समय बाद जब वो क्वालिफाइड हो जाता है, वो एग्रो इंजीनियरिंग में वो वापस आता है विलेज में। वो पढ़ाई के बाद वो क्रिएटिव प्रूव होता है, और उसने अच्छा एक बड़ा इम्प्रूव टाइप ऑफ प्लॉट डिज़ाइन करता है वो, जिससे उसकी यील्ड जो वीट की काफ़ी बढ़ जाती है। अब इस तरह से जो ये नई जॉब थी एग्रो इंजीनियर की, वो क्रिएटेड थी, और उसने फिल्ड इन द विलेज, और वो विलेज के वो वहाँ पे जाके काम करने लगा।
जो फैमिली थी विलेज में, उन्होंने जो एक्स्ट्रा वीट जब उन्होंने उगाया तो अपने पास के गांव में उन्होंने उस वीट को बेच दिया और उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, जिसने वो जो प्रॉफिट उन्होंने अपने आपस में शेयर कर लिया। अब इस सक्सेस को, इंस्पिरेशन को देख के जो जितने भी फैमिलीज़ थी, कुछ समय बाद उन्होंने मीटिंग किया है विलेज में और उन्होंने कहा कि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, वो भी उनका भी मन करता कि उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, तो उन्होंने पंचायत को रिक्वेस्ट किया कि वो विलेज में एक स्कूल ओपन करे और पंचायत को उन्होंने श्योर किया कि वो अपने बच्चों को उन स्कूल में भेजेंगे। तो पंचायत ने गवर्नमेंट की हेल्प से वहाँ पे स्कूल ओपन कर दिए, ठीक है। टीचर भी रिक्रूट कर दिया उन्होंने पास के विलेज से, पास के टाउन से, और जितने भी इस विलेज के चिल्ड्रन थे उन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। और कुछ समय बाद समटाइम्स वन ऑफ द फैमिलीज गिव ट्रेनिंग टू हिज डॉटर। आज कुछ सालों के बाद एक फैमिली ने क्या सोचा, वो अपनी डॉटर को ट्रेनिंग दे, किस में, स्टिचिंग में, टेलरिंग में। तो उसने स्टिचिंग कार शुरू कर दी क्लोथ्स की, और सारे फॉर ऑल द फैमिलीज़ इन द विलेज, जितनी भी विलेज में फैमिली, सब ने स्टिचिंग, उसके लिए उनके लिए स्टिचिंग कर दी, है ना। अब फॉर एवरीवन नाउ वांटेड टू बाय एंड वियर वेल टेलर्ड क्लोथ। अब सबका मन करता था कि वो अच्छे कपड़े और अच्छे बने हुए कपड़े पहने। अब ये देखिए, अब एक नया जॉब स्टार्ट हो गया था टेलरिंग का, ठीक है, और ये पॉजिटिव इफेक्ट हुआ ये भी लोगों के ऊपर, ठीक है। अब जो फार्मर्स थे, जिनको अपने कपड़े बाहर क्लोथ्स खरीदने के लिए जाना पड़ता था, अब उनका टाइम सेव हो गया, ठीक है। अब वो अपने फील्ड्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पा रहे थे और इस वजह से उनकी जो यील्ड थी वो और बढ़ गई, ठीक है। अब ये बिगनिंग थी बेटा उस विलेज की प्रॉस्पेरिटी की, मतलब उनके फलने फूलने की बिगनिंग शुरू हो चुकी थी। तो फार्मर्स के पास जितना वो कंज्यूम कर सकते थे उससे ज़्यादा हो गया। अब वो जो एक्स्ट्रा था वो सेल भी कर सकते थे दूसरे विलेज मार्केट्स में। अब कुछ टाइम बाद ये जो विलेज था, विच फॉर्मली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द बिगनिंग, इनके इस विलेज के पास शुरू में आपने देखा होगा कि शुरुआत में इनके पास कोई बिगनिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। और अब बहुत सारे लाइक टीचर, टेलर, एग्रो इंजीनियर और बहुत सारे और यहाँ पे इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के पास आ गई। तो ये एक सिंपल विलेज की एक स्टोरी थी जहाँ पे ह्यूमन कैपिटल का लेवल कैसे राइज हुआ, ठीक है, कैसे वो रिच बन गए कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। सो विद दिस वी एंड विद द चैप्टर।